गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जनवरी 24 2023 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं, तो ब्रीफली देख लेते हैं। एक केस आया है, दो केस आए हैं बेसिकली केरला में, जिसमें दो बच्चों के अंदर नोरो वायरस पाया गया है। तो आज नोरो वायरस के बारे में बात करेंगे। डरने की जरूरत नहीं है, कोविड-19 जैसा उस तरह का वायरस नहीं रहता है, एक डिफरेंट तरह का रहता है। हाँ, हालांकि कंटेजियस होता है बट इतना डेंजरस नहीं है, तो इसके बारे में बात करेंगे। आपको हम लोगों ने कल किया ही था, हम लोगों ने कल सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बहुत बात किया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जो बर्थडे होता है, उस दिन हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। तो पराक्रम दिवस के ऊपर जो है वो कल हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने अंडमान निकोबार के अंदर 21 नए आइलैंड्स का रीनेमिंग किया है। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। आईएनएस वजीर के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा इम्पैक्ट होता है, जो स्काई ग्लो क्या होता है, स्काई ग्लो का इम्पैक्ट क्या होता है। स्काई ग्लो मतलब देखिए आजकल क्या होता है ना, अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में इलेक्ट्रिसिटी बहुत रहती है ना, बिजली बिजली रहती है, तो हम लोग जो लाइट्स का यूज़ करते हैं उसका क्या इम्पैक्ट होता है, वो सब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। पहले भी हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं काफ़ी समय पहले। उसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर रिपीटेड रहने वाला है। ये आज का टेक्स्ट सेक्शन है, काफ़ी बड़ा टेक्स्ट सेक्शन है। हिंदू वाले मेरे ख्याल से पिछले 15-20 दिन में 3-4 बार बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर चुके हैं, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं। उसके अलावा डेमोक्रेसी इंडिया और आइडियाज़, ये थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे। मेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ कंटेंट हमें यहाँ पे डेफिनेटली मिल सकता है। चलिए, हम अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया तो आप ले सकते हो। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, क्योंकि 9th ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो चुका था। तो कुछ क्लासेस डेफिनेटली आपकी मिस हो जाएंगी, बट आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। एटलीस्ट आने वाले जो फ्यूचर में क्लासेस होंगी वो आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो। ठीक है जी, चलो बच्चों। तो पहला टॉपिक देखिए यहाँ पे आता है, 2 स्टूडेंट्स इन केरला इन्फेक्टेड विद द नोरो वायरस। देखिए, पहले भी केरला के अंदर इस तरह के केसेस आए थे। तो बेसिकली वोमिटिंग, डायरिया, हेडेक, बॉडी एक, ठीक है, वही सब जो नॉर्मल फ्लू होता है ना, हमारा बुखार बुखार हो जाता है, उसी तरह के लक्षण जो है सिम्टम्स रहते हैं इसके। कोई ऐसा अलग से सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन ये काफ़ी कंटेजियस होता है, मतलब बहुत जल्दी फैलता है एक दूसरे से एक दूसरे के अंदर। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब यूजुअली इसको जो है स्टमक फ्लू भी बोला जाता है। पेट वेट में रहता है, स्टमक बग भी इसको बोलते हैं। मतलब जब आप पॉल्यूटेड वाटर पी लेते हो या इन्फेक्टेड खाना खा लेते हो, तो उससे हमारे अंदर पेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो लूज मोशन वगैरह हो जाता है, आपको डायरिया हो जाता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हो जाती हैं। हालांकि ये किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है हर ओल्ड एज में, बट यूजुअली जो एल्डरली होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा इन्फेक्टेड यहाँ पे रहते हैं। एक पर्सन के अंदर जो है 12 घंटे से 48 घंटे के अंदर जो है सिम्टम्स नज़र आ जाते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत दवाई वगैरह ले लेते हो तो 1 से 3 दिन के अंदर ये आपको बेटर हो जाता है। तो डायरिया, वोमिटिंग वगैरह वो थोड़ा इसको देख सकते हो। ठीक है, कंटेमिनेटेड सरफेस, फूड, वाटर वगैरह उधर से आपको ये हो सकता है। हालांकि इसका कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब जैसे नोरा वायरस के लिए स्पेशली हमारे पास कोई वैक्सीन ट्रीटमेंट नहीं है। यूजुअली जो इसके सिम्टम्स होते हैं उनको ही टारगेट किया जाता है, कि आपको जैसे लूज मोशन के लिए कोई दवाई दे दिया डॉक्टर ने, हेडेक के लिए कोई दवाई दे दिया आपने डॉक्टर, तो जब आपके इसके जो सिम्टम्स दूर हो जाते हैं तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। हालांकि हर साल दुनिया भर में 2 लाख जो है लोग वो नोरा वायरस से उनकी डेथ होती है, और 50,000 बच्चों की डेथ होती है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। जब आपको लगातार लूज मोशन रहते हैं, डायरिया हो जाता है, तो काफ़ी वीकनेस आ जाती है बॉडी में, है ना। तो कई लोगों की डेथ उसमें हो सकती है डेफिनेटली, बट उतना डेंजरस नहीं है जिस तरह से कोविड रहता है। 21 अंडमान आइलैंड्स नेम्ड आफ्टर द परमवीर चक्र अवॉर्डीज। देखिए, वैसे मैंने लिस्ट आपको दे दिया है कि जिस जिसके नाम पे भी वो किए जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे धन सिंह आइलैंड आफ्टर लेफ्टिनेंट कर्नल देन मेजर धन सिंह थापा, करण सिंह आइलैंड, बाना सिंह आइलैंड, खेत्रपाल आइलैंड, पांडे आइलैंड। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे हामिद आइलैंड आफ्टर कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, इनको परमवीर चक्र मिला था। राइट, बत्रा आइलैंड, कैप्टन विक्रम बत्रा, इनकी मूवी भी आपने देखी होगी। इनके बेस्ड अभी एक मूवी आई थी थोड़े समय पहले बॉलीवुड में। ठीक है, सलारिया आइलैंड, शेखों आइलैंड वगैरह, आप ये सब देख सकते हो। अगर आपको नाम याद करना है, अगर आप कर सकते हो तो कर भी लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बट ये जितने भी आइलैंड अभी तक जो नाम दिए गए हैं वो अननेम्ड आइलैंड थे। ठीक है, उनको न कोई नामकरण नहीं हुआ था, पहली बार उनका नामकरण हुआ है। 21 लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड परमवीर चक्र, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे था पराक्रम उसमें। और 2018 में भी 3 आइलैंड्स का नाम चेंज किया गया था, जिसमें दिखा देता हूँ आपको, एक मैप है अपने पास, जिसमें जो रोस आइलैंड था, ये देखिए इधर रोस आइलैंड है।
इधर ये है रोस आइलैंड। इसका नाम चेंज करके हम लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया गया था। उसके अलावा देखिए यहाँ पे ये वाला जो आइलैंड है वो है हैवलॉक आइलैंड। हैवलॉक आइलैंड का नाम चेंज कर दिया गया था स्वराज द्वीप। उसके अलावा हाइलैंड आइलैंड के पास में ही एक आइलैंड है छोटा सा, नील आइलैंड इसको बोला जाता है। इसका नाम चेंज करके कर दिया गया था शहीद द्वीप। ठीक है, देखिए ये जो दो नाम हैं, स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप, ये नाम नेताजी ने खुद सजेस्ट किए थे। वो सिर्फ सजेस्ट ही नहीं किए थे बल्कि इनका रीनेम कर भी दिया गया था। बट बाद में वो जापान वर्ल्ड वॉर हार गया और नेताजी की डेथ हो गई, तो इनका नाम अंग्रेजों ने दोबारा से ओरिजिनल जो है नामों के ऊपर रख दिया गया। तो ये मिस्टर हैवलैंड, मिस्टर नील, ये सब जो है ब्रिटिश ऑफिसर्स हुआ करते थे और भैया बहुत परेशान किए इंडिया वालों को उन्होंने। तो अभी भी हम लोग उन्हीं ब्रिटिशर्स के नाम के ऊपर ही नाम रखे जा रहे हैं यार, गलत बात है ना। तो मतलब दीज आइलैंड्स आर एक्चुअली सिंबल ऑफ आवर स्लेवरी एंड सिंबल ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस बाय द ब्रिटिशर्स। तो अभी भी हम लोग उन्हीं के नाम पे चला रहे हैं चीज़ें, तो ठीक नहीं है ना। तो उस चेन से निकलने के लिए, स्लेवरी की चेन से निकलने के लिए एक इन्फीरियॉरिटी कॉन्सेप्ट जो हमारे अंदर रहता है, एक पता नहीं क्यों उससे बाहर निकलने के लिए नामों को जो है वो चेंज किया जाना बहुत ज़रूरी था और यहाँ पे किया गया है। देखिए यहाँ पे है बेरन आइलैंड, आपको इसके बारे में पता ही होगा। तो बताओ मुझे कुछ खास चीज़ बेरन आइलैंड के बारे में, तभी तो आएगा मज़ा। तो 3 आइलैंड के नाम चेंज किए गए थे, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अब एग्जाम में देखो, आई डोंट थिंक सो आपसे वो एग्जाम में इनके नाम पूछने वाला है। अगर ऐसे पूछेगा तो बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि इतने नाम को याद नहीं रख सकता है। लेकिन कम से कम 3 आइलैंड का नाम आप याद रख सकते हो। और यहाँ से किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि देखिए अंडमान निकोबार न्यूज़ में है तो इसलिए अंडमान निकोबार के बारे में कुछ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन आपसे वो डेफिनेटली पूछ सकता है। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन देखिए 1943 में जब जापान की फोर्सेस के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज ने अटैक किया था तो अंडमान निकोबार के कुछ आइलैंड्स को कैप्चर कर लिया था और नेताजी ने जो है पोर्ट ब्लेयर में इंडिया का जो है फ्लैग उसको फहराया था पहली बार, और तब जाके जो है नेताजी ने इनका नाम शहीद और स्वराज द्वीप घोषित किया था। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। अंडमान निकोबार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, हालांकि इट्स अ ज्योग्राफिकल टॉपिक। क्या क्या आपसे पूछ सकता है, एग्जाम में पूछा भी गया है पहले। देखिए यहाँ पे है 10 डिग्री चैनल। तो देखिए ऊपर वाला जो ग्रुप होता है ये भाई अंडमान ग्रुप है, ठीक है। नीचे वाला जो ग्रुप है वो निकोबार ग्रुप होता है। तो अंडमान वाले ग्रुप को, निकोबार वाले ग्रुप को 10 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है। ये चैनल वैनल कुछ नहीं है, बेसिकली लैटिट्यूड है। दिस इज चैनल 10 डिग्री चैनल लैटिट्यूड लाइन, ठीक है। तो इसे 10 डिग्री चैनल हम लोग कहते हैं। उसके अलावा एक और आप देखिए यहाँ पे ये है आपका लिटिल अंडमान और इसके ऊपर आ जाता है आपका साउथ अंडमान। इन दोनों को जो सेपरेट करता है वो है डंकन पैसेज। इस तरह की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपसे एग्जाम में वो डेफिनेटली पूछ लेता है। और ऊपर जाके देखिए ये आपका कोकोस चैनल। तो अंडमान निकोबार और म्यांमार उनको चैनल करता है कोको चैनल। उसके अलावा यहाँ है जो है सोम्ब्रो चैनल जो कि ये जो आइलैंड हैं इनको सेपरेट करता है ग्रेट निकोबार से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। नीचे आपका ग्रेट चैनल आ जाता है, ग्रेट चैनल। ये ग्रेट चैनल इधर जो है अंडमान निकोबार को सेपरेट करता है इंडोनेशिया से, ठीक है। तो कुछ चीज़ें डेफिनेटली आपको पता होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार के ऊपर आता है। तो आपसे सवाल इसी तरह से पूछता है भैया कि इंदिरा पॉइंट जो है इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट वो कौन से आइलैंड पे है, वो लिटिल पे है, वो ग्रेट पे है, मिडल में है, साउथ में है। और अगर आपको नहीं पता होगा तो आप साउथ वाला तुक्का मार के आओगे, साउथ अंडमान लिख के आओगे। क्यों पता है आपको लग रहा है कि अच्छा साउथ अंडमान होगा, सबसे साउथ में होगा, चलो इसी के ऊपर लगा देते हैं तुक्का। घर पे खुश होके आओगे कि आज तो बड़ा बढ़िया मजा आ गया, 2 नंबर मिलेंगे। घर पे आके पता चलता है रे भाई सब गुड़ गोबर हो गया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, थोड़ा ध्यान से देखना अपनी चीज़ों को, ठीक है। और बहुत सैडल पीक जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार में, ठीक है। नॉर्थ अंडमान में पाया जाता है। और कुछ ट्राइब्स भी हैं यहाँ पे बहुत सारी, जैसे ग्रेट अंडमानीज, ओंग्स, जारावाज, सेंटिनील्स, उसके अलावा शोम्पेन, निकोबारीज। इसमें जो शोम्पेन और निकोबारीज जो ट्राइब्स हैं वो हैं मोंगोलॉइड ट्राइब से हैं, और जो बाकी ऊपर वाली हैं वो है निग्रो ट्राइब से हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। बाकी दिस इन्फॉर्मेशन इज ऑफ कोर्स नॉट एनफ। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि अंडमान निकोबार का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो कौन से हाई कोर्ट के अंदर आता है, ठीक है। आप, क्योंकि यहाँ पे खुद का हाई कोर्ट तो है नहीं है, कौन से हाई कोर्ट के अंदर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे नीचे, ठीक है। चलो, INS वजीर 5th स्कॉर्पियन
सबमरीन कमीशनड हो गई है। देखिए टेस्ट इसके पहले ही शुरू हो चुके थे, टेस्टिंग वगैरह चल रही थी साल भर से, टेस्ट वगैरह काफ़ी सक्सेसफुल रहे इसके, तो अभी इसको फाइनली कमीशन कर दिया गया है इंडियन नेवी के अंदर। और ये एक्चुअली एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने चलाया था P-75, उस प्रोजेक्ट के अंदर 6 सबमरीन्स को हम लोगों ने कमीशन करना था, बनाना था, लेकिन इंडिया इसको खुद नहीं बना रहा। देखो ये इंडिजिनियस नहीं है, ठीक है। ये जो हम लोग बना रहे हैं इसको, ये बनाया जा रहा है मजगांव डॉग शिप बिल्डर लिमिटेड MDL के द्वारा, विद द कोलैबोरेशन ऑफ MS नेवल ग्रुप फ्रांस, ठीक है। और फ्रांस हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करता है, तो बना भी रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं, तो मतलब एक तीर से दो निशाने हम लोग यहाँ पे साध रहे हैं। तो 6 सबमरीन बनानी है, जिसमें INS वजीर, कलवारी, खंडेरी, करांज और वेला, ये 5 कमीशन हो चुकी हैं। अभी 6th कमीशन होने वाली है, अगले साल ही हो जाएगी। ये 2017, 19, 21, 2021 में कर दिया गया था इनसे पहले वाली को। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। लॉन्ग रेंज गाइडेड टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइल्स होती हैं इसके अंदर। तो भैया कुल मिला के अभी इंडिया में 16 कन्वेंशनल सबमरीन हो चुकी हैं, जिसमें से एक हमारी एक न्यूक्लियर सबमरीन भी है जिसका नाम है INS अरिहंत। तो 16+1, तो ये अपने पास एक सबमरीन हो चुकी हैं, ठीक है। चलो थोड़ा टेक्स्ट सेक्शन में देख लेते हैं क्या वो बात कर रहा है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है सच, ठीक है। देखो ये 2 पिक्चर दिखाता हूँ आपको, तो ध्यान से इन फोटो को देखिए ज़रा। थोड़ा मेरे ख्याल से स्लो डाउन हो गया, तो लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन, ठीक है। थोड़ा फास्ट चलेगा फिर ये इधर से। हाँ तो देखो, नाइट स्काई में अगर आप सिटीज़ में रहते हो, अगर आप खासकर बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहते हो, जैसे दिल्ली रहते हो, मुंबई या किसी और छोटी मतलब मीडियम साइज सिटी में रहते हो, तो एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, कभी रात को ना ऐसे छत पे जाना अपने घर की, और या गली में जाना कहीं भी, तो एक बार आसमान की तरफ देखना, आपको स्टार्स दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अब जब किसी गांव में जाते हो, ठीक है, और खासकर ऐसे गांव में जाते हो जहाँ पे बिजली नहीं होती, रात को बिजली का कट लगता है, तो आप आसमान की तरफ देखना, आपको एक एक तारा बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है कि नहीं। तो ये 2 पिक्चर हैं, देखिए। इस एक राइट यहाँ पे जो है ये लेफ्ट वाली है, इसको मैं थोड़ा, हाँ, तो ये जो आपकी देखो यहाँ पे राइट वाली है और ये लेफ्ट वाली है उल्टा कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये लेफ्ट वाली है, ये लेफ्ट है और इधर से राइट है, ठीक है। दोनों में क्या फ़र्क है आप क्लियरली देख सकते हो। ये जो आपकी राइट साइड वाली है, इसमें नंबर ऑफ स्टार्स ज़्यादा साफ तरीके से देख सकते हो, लेकिन जो ये लेफ्ट वाली है, यहाँ पे ज़्यादा स्टार्स आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, इस खासकर इस पैच में। देखो वैसे कोई क्योंकि ये हाई डेफिनेशन पिक्चर नहीं है, हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो सकता है आपको, बट अगर आप रियल पिक्चर्स देखते हो तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कट लग गया है नहीं, एक्चुअली एक गांव है वहाँ पे, चैमरे मोनेस्ट्री एंड इट्स अ विलेज ऑल्सो, ठीक है। तो इस गांव में जब रात को बिजली का कट लगता है तो आसमान ऐसा दिखता है, और जब बिजली आती है तो आसमान ऐसा दिखता है। और ये हम लोग अपने गांव में भी देख सकते हैं। मैं तो कई बार अपने गांव में कभी विजिट करता हूं तो रात को छत पे ही सोता हूं, आराम से स्टार्स देखता हूं, काउंटिंग करता हूं, बचपन की यादें आ जाती हैं। बट लेकिन दिल्ली में वो और आपको वो सुविधा नहीं है दिल्ली में आप छत पे जाके ऊपर देखते हो तो भाई पोल्यूशन ही आपके गले में घुसता है, पोल्यूटेंट्स, और आसमान में आपको कुल मिला के एक भी तारा दिखाई नहीं देता। अरे मून दिख जाए वही बड़ी बात है ना। तो इसे ना स्काई ग्लो कहते हैं, आसमान चमक रहा है। आप जैसे अगर अगर दिल्ली से 10 किलोमीटर दूर जाके भी अगर दिल्ली की तरफ देखोगे ना, आपको ऐसे आसमान ऐसे ग्लो करता हुआ दिखाई देगा। तो इसे स्काई ग्लो कहते हैं, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्काई ग्लो, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्काई ग्लो। और पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है भैया स्काई ग्लो, और उसी के बारे में आर्टिकल है बेसिकली ये, ठीक है, कि भैया हमारे जो स्काईज हैं पहले वो डार्क हुआ करते थे, अभी उतने डार्क नहीं रहे हैं, ऑल दैट, ठीक है, स्काई ग्लो। तो कुछ स्टडीज़ वगैरह की गई हैं बिटवीन 2011 एंड 2022 के बीच में। तो 10-11 साल के बीच में कुछ जर्मनी और USA के साइंटिस्ट लोगों ने जो है वो कुछ रिसर्च किया, और इन्होंने कहा कि अभी जो डिमेस्ट स्टार है, डिमेस्ट सबसे कम जो चमकने वाला स्टार था, उसको इन्होंने ऑब्जर्व किया। तो इन्होंने ये पाया कि पिछले 10-11 सालों में जो सबसे कम चमकने वाला स्टार था, बेसिकली पूरी तरह से गायब हो गया, इनविजिबली हो गया मतलब दिखाई नहीं दे रहा था, पहले दिखाई देता था। तो कुछ इन्होंने कहा है। और भैया जो ब्राइटनेस है स्काई की वो इंक्रीज हो गई है बाय 9.2% टू 10%, ये इन्होंने कुछ परसेंटेज भी निकाला है अपने हिसाब से।
यूरोप के अंदर 6.5%, नॉर्थ अमेरिका में 10.4%, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 7.7%। ठीक है, इंडिया स्पेसिफिक कोई खास स्टडी नहीं है। हालांकि सैटेलाइट डेटा ये कहता है कि सिर्फ 2% इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं भाई, तो इतना फर्क क्यों है? लाइक इनकी स्टडी में और सैटेलाइट के बीच में इतना फर्क क्यों है? ये कह रहे हैं 10%, सैटेलाइट कह रहा है 2%। इसका फर्क हो सकता है। देखिए इन्होंने क्या कहा कि जो एलईडी लाइट्स होती हैं, जो आजकल ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, एलईडी लाइट्स को सैटेलाइट मेजर नहीं कर सकते, तो इसलिए जो सैटेलाइट का परसेंटेज आपको कम नज़र आ रहा है। दूसरी बात, देखिए ऐसा तो नहीं है सिटीज़ में सारी की सारी लाइट जो है वो आसमान की तरफ करी गई हों। कुछ लाइट हो सकता है वो नीचे की तरफ की गई हों, पैरेलल की गई हों, उनको भी सैटेलाइट बहुत अच्छे से जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, तो इसलिए शायद सैटेलाइट का डेटा वह थोड़ा सा कम आया है। ठीक है, ये इन्होंने एक बात कही। एक और दो बात इन्होंने और बड़ी खास खास यहाँ पे कही है। देखिए लाइट का जो नेचर है वो डाइवर्जेंट होता है। डाइवर्जेंट मतलब देखो, मतलब ऐसा नहीं है कि जिस तरफ आप लाइट का फेस करते हो उसी तरफ लाइट जाती है। लाइट चारों तरफ जाती है ना। मतलब जैसे एक बैटरी है, एक बैटरी, उस बैटरी को अगर आप दीवार की तरफ करोगे तो दीवार से रिफ्लेक्ट होकर वो लाइट वापस भी आती है ना। तो लाइट का मुंह आप किसी तरफ करो, लाइट तो चारों तरफ ही जाती है। तो ये भी एक रीज़न है। इनका ये कहना है कि देखो जो अर्बन एरियाज़ हैं, सिटीज़ जो होती हैं, सिटीज़ में जो सरफेस होते हैं वो रिफ्लेक्टिव होते हैं। जैसे स्ट्रीट लाइट होती है, तो स्ट्रीट लाइट का मुंह नीचे की तरफ होता है, रोड की तरफ होता है, सड़क की तरफ होता है, उसके बावजूद भी रिफ्लेक्ट होकर वो लाइट ऊपर की तरफ भी जाती है ना। तो इनका यही कहना है कि भैया लाइट रिफ्लेक्ट करती है और वो सारी चीज़ें। इंडिया में कोई खास इन्होंने ऐसा स्टडी नहीं बताया है, लेकिन इंडिया में जो ऑब्जर्वेशन सेंटर हैं वो भी काफ़ी कम है, तो बहुत डिटेल स्टडी नहीं हो पाई इंडिया में अनफॉर्चुनेटली। बट अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो हैनले, ये इट्स अ विलेज इन लद्दाख रीजन, और वहाँ पे हमारी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हम लोगों ने बनाई हुई है। ठीक है, मार्च 2021 में दोरजे एंगचुक, ये एक इंजीनियर हैं, इन्होंने इंडिया स्पेसिफिक स्टडी किया था विद रिलेटेड टू दिस हैनले फेमस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। देखो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछेगा आपसे डेफिनेटली वो, कि भैया इंडिया में एक जो अभी रिसेंटली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है वो कहाँ बनाई गई है? ये बनाई गई है हैनले के अंदर। ठीक है, लद्दाख के अंदर पड़ता है। तो इन्होंने ये कहा कि भैया इंडिया में भी जो है वो स्काई ग्लो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हम लोग एलईडी लाइट्स का यूज़ कर रहे हैं एंड ऑल दैट। कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इम्पैक्ट की बात करते हैं कि स्काई ग्लो का इम्पैक्ट क्या होता है ना। देखो मतलब सीधी सी बात है यार, हमारे जो प्लांट्स होते हैं, हमारे जो बर्ड्स होते हैं, है ना। अब बर्ड्स की सबसे बड़ी बात है, अब बर्ड्स तो यार जब रात होती है, अंधेरा होता है तब बेचारे सोते हैं, दिन में जब सनलाइट होती है तो वो जागते हैं, अपना खाना वाना खाते हैं। लेकिन रात को ही अगर आप स्काई को इतना ज़्यादा लिट कर दोगे, इतनी ज़्यादा लाइट कर दोगे, तो बेचारे वो कैसे सो पाएंगे? उनको पता ही नहीं चलेगा दिन हो रही है रात हो रही है, परेशान हो जाएंगे। आप खुद देखो, है ना, आप बहुत ज़्यादा लाइट करके अपने कमरे में सो के देखो, आप सो ही नहीं पाओगे। तो जब आप नहीं सो पाओगे तो बर्ड्स कैसे सोएंगे? और कई बार प्लांट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करना रहता है, तो वो भी बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी हम लोग सनलाइट करें कि ना करें। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। खासकर हमारी जो ह्यूमन आई होती है, ठीक है, ह्यूमन आई हमारी जो होती है, ह्यूमन आई के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा जो विज़न है वो तभी प्रॉपर तरीके से काम कर सकता है जब वो प्रॉपर तरीके से अंधेरे में और लाइट के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सके। लेकिन आजकल ऐसा हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हमारी ह्यूमन आई का भी और हमारा जो विज़न है वो भी वीक हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम यहाँ पे बात करें जीडीपी की बात करें, ह्यूमंस टेंड टू यूज मच आर्टिफिशियल लाइट एज दे कैन बाय फॉर वट 0.7% ऑफ द जीडीपी। हमारे पूरी कंट्री का 0.7% जो जीडीपी है वो आर्टिफिशियल लाइट खरीदने में ही चला जाता है। और ये काफ़ी बड़ा नंबर है, छोटा नंबर नहीं है। ठीक है, एलईडीज काफ़ी एफिशिएंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एफिशिएंट होने के बावजूद भी एलईडी का यूज़ हम लोग कम नहीं कर रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं हर साल। उसके अलावा इन्होंने क्या कहा, और जिसकी वजह से कार्बन एमिशन भी होता है। ठीक है, और देखो और इन्होंने क्या कहा, जो वाइल्ड लाइफ होती है, वाइल्ड लाइफ को भी काफ़ी इंपैक्ट करता है। जो बर्ड्स वगैरह की बात हम लोगों ने किया, जैसे कुछ एग्जांपल इन्होंने दिया, आप अपने एग्जाम में ये एग्जांपल दे सकते हो। जैसे टर्टल्स होते हैं, टर्टल जो है वो बेचारे बीच एरिया में आके जो है अंडे वंडे देते हैं। लेकिन अगर बीच एरिया में आप लाइट बहुत ज़्यादा रखोगे तो टर्टल्स बीच पे आना अवॉइड करते हैं, क्योंकि टर्टल्स को अंधेरा पसंद है। ठीक है, तो एक तो टर्टल की पॉपुलेशन कम हो जाएगी उसकी वजह से। दूसरी बात यह है, स्काई ग्लो कीप्स ट्रीज फ्रॉम सेंसिंग सीजनल वेरिएशन। जब इतनी ज़्यादा लाइट होगी अर्बन एरियाज में तो हमारे पेड़ पौधों को बेचारे को पता ही नहीं चलेगा कौन सा सीजन चल रहा है। विंटर चल रही है, समर चल रही है, रात चल रही है, दिन चल रही है, तो उनका तो पूरा ही सिस्टम ख़राब हो जाएगा। उसके अलावा जो सी बर्ड्स हैं,
ठीक है। सी बर्ड्स भी देखो, जो सी बर्ड जो माइग्रेट करते हैं, फ्लाइट करते हैं, वो अंधेरे और लाइट के हिसाब से करते हैं, वो रात को माइग्रेशन करते हैं। लेकिन अगर रात को आप इतना ज़्यादा लाइट कर दोगे तो बेचारे माइग्रेट कैसे करेंगे, है ना? वो सारी की सारी चीज़ें। तो कुछ-कुछ जो है इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं, डेफिनेटली आप भी दे सकते हो। खासकर माइग्रेटरी स्पीच पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। इवन आप ये देखिए जो जैसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं या कोई दूसरे बर्ड्स होते हैं, छोटे-छोटे एनिमल्स होते हैं जिनको हंट किया जाता है ना? दूसरे बर्ड्स के द्वारा, दूसरे एनिमल्स के द्वारा। अब रात को अंधेरे में उनको प्रोटेक्शन मिलता था। अंधेरे में कहीं छिप-छिपा के बैठ जाते थे बेचारे। लेकिन अब क्या है? अब तो लाइट ही लाइट है भैया चारों तरफ। आप आराम से उनको देख सकते हो, उनको हंट कर सकते हो, तो उनकी पॉपुलेशन तो अपने आप ही डिक्लाइन होती चली जा रही है ना? वो सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर हमारा सर्केडियन रिदम का मतलब वही होता है कि दिन और रात के हिसाब से हम दिन में जागते हैं, रात को सोते हैं। आर्टिफिशियल लाइट के हिसाब से हमारा वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो हार्मोन इम्बैलेंस होता चला जा रहा है। हम प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले पा रहे हैं, हमारा मूड स्विंग होता रहता है, सोचने समझने की जो शक्ति है वो भी कम ज़्यादा हो जाती है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई। उसके अलावा जो है और कुछ-कुछ चीज़ें हैं, आप ये क्लियरली ये कुछ ख़ास है उसमें। हाँ, मतलब जैसे इंडिजिनस ये अच्छा लगा था मुझे पॉइंट। मतलब देखिए जैसे ट्राइबल लोग हैं, जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं? रास्ता ढूँढने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? स्टार्स का यूज़ करते हैं, है ना? उनका जो एस्ट्रोनॉमिकल जो उनकी नॉलेज है, इंडिजिनस नॉलेज, उसमें स्काई का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ना? उनके जो फेथ होती है, उनके जो कल्चरल बिलीफ्स होते हैं, उसमें है स्टार्स का, मून का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन अगर आप उनको ही चेंज कर दोगे तो उनका तो पूरा इकोलॉजिकल वैल्यू खत्म हो जाएगी। उनकी तो जो है कल्चरल वैल्यू खत्म हो जाएँगी बेचारों की, है ना? तो ये भी कुछ समस्याएँ हैं। तो समस्याएँ तो बहुत सारी हैं। तो ये कुछ-कुछ पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो, डेफिनिटली देख सकते हो। ठीक है? चलिए। यहाँ पे एक टॉपिक आता है बेसिक स्ट्रक्चर को लेके। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी घिसा दिया हम लोगों ने कर के। बट यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है? इसको आपको बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर इज़ बेसिकली फाउंडेशन, ठीक है? फाउंडेशन मतलब जैसे घर की फाउंडेशन होती है ना, भैया फाउंडेशन मजबूत रहनी चाहिए, फाउंडेशन स्टेबल होनी चाहिए। अब उस फाउंडेशन के ऊपर आप जैसा मर्ज़ी घर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो आप घर के अंदर चेंज करना चाहते हो, तो आप ऊपर से बिल्डिंग चेंज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाउंडेशन चेंज मत करिए। ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ फाउंडेशन होती है, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है। वो आप उस बेसिक स्ट्रक्चर को मत हिलाइए, आप उसके ऊपर जितना मर्जी अमेंडमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। और ये बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा से नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये 1973 में केशवानंदा भारती केस से आया था, जिसमें कोर्ट ने ये कहा था सरकार को कि आप जो मर्जी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक-एक प्रोविजन आप चेंज करिए, आपको पूरी पावर है, बिकॉज़ पार्लियामेंट इज़ फंडामेंटली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल। बट देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि भई आप ये चेंज मत करिए, व्हिच इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर, व्हिच इज़ द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है केशवानंदा भारती केस में उन्होंने ये बात कही थी, ठीक है? एक तो आपको ये पता होना चाहिए। और इसी बेसिक स्ट्रक्चर का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट ने एनजेसी यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को रिजेक्ट कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, इसी का यूज करके। क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम इज द रियलिटी, कॉलेजियम सिस्टम अपने आप में एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आप ये कह सकते हो, ठीक है? ये कुछ चीजें हैं। कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी? वो बेसिक वही केशवानंदा वगैरह से शुरुआत हुई थी। और कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं जो हल्का फुल्का हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं, क्योंकि ये टॉपिक आपने पहले कर भी लिया है और लक्ष्मीकांत में भी बड़ा अच्छे से दिया हुआ है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे। हाँ, ये देखिए लिखा हुआ है, अ चेंज इन अ थिंग डज़ नॉट इन्वॉल्व इट्स डिस्ट्रक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सेंटेंस है, आप इसको अपने नोट्स वगैरह में ऐड कर सकते हो। देखिए मतलब जैसे पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रक्शन कर सकती है। दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। अगर हम लोग पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर दे देंगे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की, तो भैया पार्लियामेंट उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकती है ना? डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर की कई सारे फीचर होते हैं, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर, यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, इगैलिटेरियन सोसाइटी, लिबर्टी, वेलफेयर, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं। केशवानंदा भारती केस की अगर हम लोग बात करें, तो बेसिकली इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1971 में, ठीक है? 1971 में शुरुआत हुई थी, जब गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था, वो इलेक्शन जीत के आई थी। हालाँकि इसमें भी कोई कंट्रोवर्सी है कि भैया गरीबी हटाओ का नारा कब दिया था? कुछ लोग कहते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा 1978 में दिया गया था। जब इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ और अपोजिशन ने कहा था इंदिरा हटाओ, आफ्टर इमरजेंसी।
कुछ लोगों का कहना है कि भैया 1971 में, आप यहाँ पे देख सकते हो द हिंदू वाले क्या कह रहे हैं कि गरीबी हटाओ का जो नारा है वो 1971 के इलेक्शन में दिया गया था। अब ये कंट्रोवर्शियल है, इस यहाँ से यूपीएससी में सवाल आ भी चुका है, थोड़ा सा इसको देखिए कब पूछा गया था, नहीं पूछा गया था, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा। तो गरीबी हटाओ का जब नारा दिया गया था 50 सीट्स आ गई थी कांग्रेस की उस समय पे। फिर उसके बाद जो है हुआ गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस, ठीक है। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी कानून को रिव्यू कर सकती है, मतलब जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। अब भाई से सरकार को प्रॉब्लम हो गई, गवर्नमेंट ने कहा ऐसे कैसे, तो गवर्नमेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जिसमें गवर्नमेंट ने आर्टिकल 13 को चेंज कर दिया, और आर्टिकल 13 में चेंज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट ने यह कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, ऐसा 24th अमेंडमेंट के अंदर कहा गया। तो बेसिकली कोर्ट से उसकी पावर ले ली गई जुडिशियल रिव्यू करने की। अब भैया ये तो कोई बात नहीं हुई। अब इसके रिएक्शन में जो है क्या हुआ, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुआ जिसके अंदर आर्टिकल 31C ऐड कर दिया गया। आर्टिकल 31C क्या कहता है, आर्टिकल 31C ये कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब हमारे जो डीपीएसपी हैं, दे आर सुप्रीम देन द फंडामेंटल राइट। अब यहां पे गड़बड़ कर दिया सरकार ने, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके सरकार ने आर्टिकल 39B और 39C ये डीपीएसपी के अंदर ऐड कर दिया, और साथ के साथ ये भी कह दिया आर्टिकल 31C मतलब 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कि भैया जो कोर्ट है, कोर्ट वो ना तो जुडिशियल रिव्यू कर सकता, उससे उसकी पावर ले ली गई। इतना ही नहीं, आप कोर्ट के अंदर पेटिशन भी नहीं डाल सकते, रिव्यू तो छोड़िए, वो तो दूर की बात है। अरे रिव्यू तो तब होगा ना जब कोर्ट में केस जाएगा। गवर्नमेंट ने कहा आप केस ही नहीं कर सकते, बात खत्म। तो जब ये आर्टिकल 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया तो डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से ऊपर रख दिया गया प्रायोरिटी वाइज। अब होगी यहाँ पे गड़बड़, ठीक है। तब इसके रिएक्शन में 1973 में जब बेंच बैठी, 13 जजेस की बेंच बैठी, उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत है। तो आर्टिकल 31C जो कि ऐड किया गया था उसको कर दिया गया रिमूव, बट मतलब डीपीएसपी दोबारा से फंडामेंटल राइट के नीचे चले गए जब कोर्ट ने आर्टिकल 31C को वापस ले लिया। फिर आया केस सुनंदा भारती केस, जिसमें गवर्नमेंट को काफी रिलीफ दिया गया। रिलीफ इन द सेंस कि कोर्ट ने यह कहा कि यस गवर्नमेंट इज राइट, गवर्नमेंट कैन चेंज एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट कैन चेंज एनी फंडामेंटल राइट, गवर्नमेंट कैन चेंज इवन प्रीएम्बल, बट टर्म्स एंड कंडीशंस आर देयर, बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। तो मतलब इन्होंने बैलेंस बनाने की कोशिश किया, थोड़ा सा गवर्नमेंट के फेवर में, थोड़ा सा अपने फेवर में, है ना भाई। ऐसा भी नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट पूरी तरह से नाराज भी नहीं होनी चाहिए, तो एक बीच वाला रास्ता वो अपनाया। दैट इज हाउ बेसिक स्ट्रक्चर वाज बोर्न इन 1973 एज अ रिजल्ट ऑफ केशवानंदा भारती केस। तो बेसिकली इसके अंदर ना देखो यार, ये कोई कानून का पेपर तो है नहीं, लक्ष्मीकांत वगैरह के अंदर सब कुछ दिया हुआ है। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा, पहले जैसे हमारे पास गोलकनाथ केस था, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि कोर्ट ने ये कह दिया था कि भाई फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, जिसके अगेंस्ट में सरकार 24th अमेंडमेंट एक्ट लेके आई, ठीक है, अमेंडमेंट लेके आई। फिर उसके बाद जो है 25th अमेंडमेंट लेके आई। 25th अमेंडमेंट में उन्होंने क्या कहा कि डीपीएसपी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फंडामेंटल राइट, है ना। और 25th अमेंडमेंट करके उन्होंने आर्टिकल 31C को इंक्लूड कर दिया। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उन्होंने आर्टिकल 39B और 39C ये दो इंट्रोड्यूस कर दिए अंडर डीपीएसपी। अब यहाँ पे हो गई प्रॉब्लम, ठीक है। कोर्ट ने आर्टिकल 31C को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम एज कंपेयर टू डीपीएसपी। ये पूरा खेल था, ठीक है। और फिर उन्होंने जो है बेसिक स्ट्रक्चर को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया 1973 में केशवानंदा भारती केस में। मतलब गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम बट विद सम टर्म्स एंड कंडीशंस। तो भैया सरकार यहाँ से चिढ़ गई, अब फिर इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी में सरकार ने आपको पता ही है बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत सारे जजेस ने रिज़ाइन कर दिया। कुछ जजेस जो इंदिरा गांधी के काफ़ी क्लोज हुआ करते थे उनको प्रमोट कर दिया गया, ऐसे ही मतलब जूनियर जजेस को सीनियर जजेस से ऊपर की पोस्ट दे दी गई। वो सारी चीज़ें उस समय हो ही रही थी इमरजेंसी के दौरान, आपको अच्छे से पता ही है ना।
तो उसमें ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे। फिर बाद में मिनर्वा मिल केस हुआ 1980s में। मिनर्वा मिल केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर वाली जो डॉक्ट्रिन है उसको इंटैक्ट रखा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ मामले बनते हैं। बड़ा सा आर्टिकल है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप इस पे थोड़ा सा लक्ष्मीकांत से जाके ही पढ़ें, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है जो लक्ष्मीकांत में नहीं है। तो आई वुड रिकमेंड लक्ष्मीकांत रादर देन दिस आर्टिकल। ये आप तभी कर सकते हो जब आपको इन टॉपिक पे कमांड है बहुत अच्छे से। लक्ष्मीकांत मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है 3-4 बार, तब जाके थोड़ा सा रिवीजन के लिए पर्पज से कर सकते हो। लेकिन जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं, आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ आप इस टॉपिक को लक्ष्मीकांत से पढ़ें। बेसिक स्ट्रक्चर वाला एकदम बहुत कुछ अच्छे से बता रखा है वहाँ पे। ठीक है, चलिए। डेमोक्रेसी एंड इट्स स्ट्रक्चर स्लीपेज, ये आर्टिकल क्या कहता है? बेसिकली डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, इलेक्शंस और इंडिया, वो थोड़ा थोड़ा चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। देखिए यार, वैसे तो अगर आप लोग इंडिया को देखो या किसी और कंट्री को देखो, किसी ना किसी फॉर्म में डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होती थी। इंडिया में भी डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होती थी हिस्टोरिकल टाइम में। अगर आप लोग ऋग्वेदा की बात करो, अगर आप उस समय की बात करो, कुछ ना कुछ फॉर्म में होता था, हर जगह नहीं, कहीं कहीं। लेकिन जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो एक्चुअली 19th तो 20th सेंचुरी में ही आई। ठीक है, जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ, अब मॉडर्न फॉर्म का मतलब क्या है? मॉडर्न फॉर्म का मतलब है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, मतलब हर कोई वोट दे सकता है अगर आप 18+ हो। ये पहले नहीं था। ठीक है, इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि भैया सारे लोग वोट दे रहे हैं जो कि 18 साल, 14 साल, 15 साल से ऊपर हैं। ये नया कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। मल्टी पार्टी सिस्टम, तो पहले मल्टी पार्टी सिस्टम तो हुआ ही नहीं करता था, राजा महाराजा हुआ करते थे, है ना। तो वो जो मॉडर्न फॉर्म है वो बाद में आया। और यूनिवर्सल फ्रेंचाइज भी बहुत लेट आया है। मतलब पहले तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार ही नहीं था। अगर जैसे ब्रिटेन में देखो तो 1930s में महिलाओं को अधिकार दिया गया, फ्रांस में देखो 1944 में दिया गया, स्विट्जरलैंड को देखो 1971 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। बट यहाँ पे इंडिया का एक्सेप्शन है। जैसे इंडिया आज़ाद हुआ, भाई ये सवाल ही पैदा नहीं हुआ कि महिलाओं को वोट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। हमारे फ्रीडम फाइटर जो है वो पूरी तरह से उनके वो क्लियर था, उनका माइंड पूरा क्लियर था कि महिलाओं को भी वोट देना है तो देना है, बात खत्म। सवाल एक बार भी डिबेट भी नहीं हुआ हमारे पार्लियामेंट में इस बात को लेके। लेकिन ब्रिटेन में महिलाओं को बहुत लड़ाई करनी पड़ी, फ्रांस में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में अपने वोट के अधिकार के लिए, यूएसए वगैरह में। इंडिया में तो एकदम से दे दिया गया। अब यहाँ पे कैपिटलिज्म का क्या रोल है? अगर आप आज बुरी दुनिया में देखिए, थोड़ा सा ऊपर तौर पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि जिन जिन कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है वो सारी कंट्री कैपिटलिज्म को फॉलो करती हैं, है ना। तो कैपिटलिज्म से डेमोक्रेसी आया या डेमोक्रेसी से कैपिटलिज्म आया, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि डेमोक्रेटिक कंट्री जो है कैपिटलिस्टिक कंट्री है। आप वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री को देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका, कनाडा, वो सब देखिए, है कि नहीं। लेकिन जो कंट्री कैपिटलिस्टिक नहीं है वो अथॉरिटेरियन कंट्रीज हैं। तो कहीं ना कहीं तो रिलेशन है दोनों में। तो कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी कॉमन है। देखो, डेमोक्रेसी किस चीज को सपोर्ट करती है? डेमोक्रेसी बात करती है डिवोल्यूशन ऑफ पावर की। डेमोक्रेसी बात करती है डेवोल्यूशन ऑफ पावर, मतलब लोगों के पास पावर होनी चाहिए। डेमोक्रेसी बात करती है वेलफेयर की। डेमोक्रेसी बात करती है इंडिविजुअल राइट्स की। डेमोक्रेसी बात करती है इक्वालिटी की। यही कुछ कुछ बातें कैपिटलिज्म भी करता है। कैपिटलिज्म बात करता है फ्रीडम ऑफ लैंड, फ्रीडम ऑफ लेबर, फ्रीडम ऑफ कैपिटल। कैपिटलिज्म बात करता है इंडिविजुअल राइट्स की। कैपिटलिज्म बात करता है मिनिमम स्टेट कंट्रोल की। यही तो सारी जो है चीज़ें डेमोक्रेसी की भी हैं। भाई कैपिटलिज्म पूरी तरह से इंडिविजुअल राइट्स को सपोर्ट करता है ना। चाहे आपके लैंड राइट्स हों, चाहे आपके बिजनेस करने, भाई कैपिटलिज्म का मतलब ही क्या है? इंडिविजुअल एस्पिरेशन ना। अगर आपके पास कोई आइडिया है, अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, ठीक है, तो आप उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हो, कोई आपको नहीं रोक रहा है। कैपिटलिज्म तो यही कहता है कि हर इंसान को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ग्रो करने का अधिकार होना चाहिए, चाहे उसके लैंड राइट हो, बिजनेस करने का अधिकार हो, है ना। कैपिटलिज्म यही तो कहता है। प्रॉपर्टी राइट्स की बात करता है कैपिटलिज्म, है ना। यही बात डेमोक्रेसी भी करता है, इंडिविजुअल राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करता है। तो कुछ कुछ चीज़ें तो कॉमन हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। हालांकि देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो, बट जो इंडिविजुअल राइट है ये दोनों में कॉमन है। डेमोक्रेसी भी और कैपिटलिज्म दोनों इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है, ठीक है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब डेमोक्रेसी, भैया फ्री और फेयर इलेक्शन के बिना तो कोई डेमोक्रेसी नहीं होती। इलेक्शन फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, करप्शन फ्री होना चाहिए, तभी डेमोक्रेसी इंटैक्ट रहेगी, तभी कैपिटलिज्म भी प्रॉपर तरीके से काम करेगा, ठीक है। कैपिटलिज्म के अंदर बहुत कमियां हो सकती हैं भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दूसरे सिस्टम के अंदर भी बहुत कमियां हैं। डेमोक्रेसी के अंदर भी बहुत कमी हो सकती हैं और हैं भी।
बट आज के समय में डेमोक्रेसी का कोई बेटर ऑल्टरनेटिव नहीं है। बात यह है कहने की, देयर इज नो बेटर ऑल्टरनेटिव ऑफ डेमोक्रेसी डिस्पाइट हैविंग लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स इन द डेमोक्रेसी। तो जो लीस्ट, मतलब बोलते हैं ना कि दो बुरे लोगों में से बुरा आदमी चुनना है तो आप किसको इलेक्ट करोगे? जो सबसे कम बुरा है। तो डेमोक्रेसी का कोई बेटर ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो इसलिए हम लोग डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब इलेक्शन की जब हम लोग बात करते हैं, मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी, ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फ्लो है। डेमोक्रेटिक जब इलेक्शंस होते हैं तो कहीं ना कहीं मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी वाली बात हो जाती है। मेजोरिटी का मतलब क्या है? मेजोरिटी का मतलब होता है 50% +1, है ना। माइनॉरिटी का मतलब होता है 50% -1। लेकिन क्या ये हम लोग एग्जैक्टली फॉलो करते हैं? ऐसा भी नहीं है। जैसे मान लो इंडिया में कहीं पे किसी स्टेट में इलेक्शन होते हैं, तो क्या वहाँ पे वही पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है जिसको 50% प्लस वोट 1 वोट मिली है? ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भी पावर में आई हैं जिनको 30%, 31%, 35% वोट मिली हैं। 2014 के इलेक्शन में बीजेपी को जो है सिर्फ 39% वोट मिली थी, फिर भी वो पावर में थे। व्हाई? बिकॉज वी फॉलो अ सिस्टम जिसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब ये मान के चलिए कि जैसे किसी इलेक्शन में जो है 4 कैंडिडेट वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, 4 कैंडिडेट। पहले कैंडिडेट को जो है वोट मिलती है 30%, ठीक है। दूसरे कैंडिडेट को मिलती है 25%, तीसरे कैंडिडेट को मिलती है 25%, चौथे कैंडिडेट को मिलती है 20%। ठीक है, कौन इसमें विनर होगा? 30% वाला। ऑब्वियस सी बात है, तो वही हमारा सीएम पीएम बनेगा। तो यही तो लॉजिक है, और यही डेमोक्रेसी का फ्लो है ना। अब जैसे ट्रंप और क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन की बात करिए। हिलेरी क्लिंटन को इलेक्शन में ट्रंप से जो है 2.5 लाख से ज़्यादा वोट मिली थी, फिर भी ट्रंप वो विनर हो गया। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर डेमोक्रेटिक सिस्टम, देयर इलेक्टोरल सिस्टम। तो ये कुछ चीज़ें हैं। लेकिन अब बात करते हैं वोट्स की। वोटर जो वोट डालता है, क्या वोटर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है भाई? क्योंकि देखो, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल्स। वो तो इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है। लेकिन क्या हमारे वोट इंडिपेंडेंट हैं? ऐसा भी नहीं है। हमारे वोट्स को बार बार इन्फ्लुएंस किया जाता है बाय सोशल मीडिया, बाय पॉलिटिकल पीपल, बाय आवर रिलेटिव्स, आवर फैमिली मेंबर्स, आवर सोसाइटी, है ना। आपका डिसीजन इंडिपेंडेंट नहीं है। दिखने में लगता है कि आप वहां पे जाके ईवीएम मशीन के सामने अकेले खड़े हो और वो आपका अपना डिसीजन है, बट आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस किया जाता है बहुत सारी चीज़ों की वजह से। जैसे आप इंडिया का केस ही देख लीजिए। ठीक है, इंडिया ने 1947 के बाद जब हम लोग आज़ाद हुए तो हम लोगों ने डेमोक्रेसी का सबसे मॉडर्न तरीका अपनाया, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज और मल्टी पार्टी सिस्टम। लेकिन कुछ तरीके इंडिया की डेमोक्रेसी में ऐसे थे जो बहुत पुराने थे, प्री मॉडर्न आइडियाज़। जैसे कास्ट, वोट बैंक पॉलिटिक्स, कास्ट के नाम पे, सब कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन के नाम पे, कम्युनिटी के नाम पे वोट मांगी जाती है। तो कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरफ हम लोग दुनिया का सबसे मॉडर्न तरीका अपना रहे हैं डेमोक्रेसी का, दूसरी तरफ सबसे पुराना, राइट। तो जो आदमी वहां पे खड़ा है ईवीएम मशीन के सामने, उसकी कास्ट, उसका रिलीजन, कम्युनिटी, लैंग्वेज, रीजन, वो सब उसके डिसीजन को इम्पैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो वो उसका पॉइंट जो है वो बायस्ड है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो खुद डिसीजन नहीं ले पा रहा है रैशनल तरीके से। शुरुआत में ऐसा सोचा गया था कि जब इंडिया को में एजुकेशन बढ़ेगी, लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी और धीरे धीरे हमें डेमोक्रेसी का एक्सपीरियंस होगा तो शायद ये चीज़ें दूर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा एक्चुअली में हो नहीं रहा है, ये चीज़ें और बढ़ रही हैं। आप देख ही रहे होंगे पिछले कुछ सालों में, है ना, पिछले 10-20 सालों में क्या हो रहा है। जब से सोशल मीडिया आया, मतलब 2005 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, जब से सोशल मीडिया और इंटरनेट सामने आया है, ये और चीज़ें और बढ़ गई हैं, कम होने की बजाय, है ना। तो ये थोड़ा हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये चीज़ें इतनी ना बढ़ जाएं कि भैया पूरी सोसाइटी में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर ही खत्म हो जाए, लोगों का भरोसा ही उठ जाए इलेक्टोरल प्रोसेस से। इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर विश्वास दिखाना बहुत ज़रूरी है ना। आजकल देखिए आप लोग कैसे, आप ट्विटर खोल के देखिए, सोशल मीडिया खोल के देखिए, न्यूज़ चैनल को ओपन करके देखिए, किस तरह से लोगों को जो है आपस में बांटा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, लो कास्ट हाई कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, है कि नहीं। तो इससे हमारी डेमोक्रेसी को ही नुकसान होगा, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, है ना। आपस में इंडियन सिटीजन ही आपस में लड़ मिट रहे हैं भाई, इससे किसका बेनिफिट होने वाला है? सिर्फ एक आदमी का बेनिफिट होगा, जो है पॉलिटिशियन, जो मजा लूट रहा है वहाँ पे बैठ के, है ना। वो एक स्टेटमेंट देता है, हम लोग आपस में लड़ने लगते हैं। हमारे इमोशंस इतने ज़्यादा उनके कंट्रोल में आ गए हैं, हमारा रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में आ गया है। छोटा सा बटन दबाते हैं, रिलीजन, लोग आपस में सड़कों पे लड़ मिल रहे हैं,
है ना? अपना काम धंधा छोड़ के लोग कुछ भी कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं एक दूसरे को कि इसमें सिर्फ उसको बेनिफिट है जिसको हम लोगों ने रिमोट दिया हुआ है अपने इमोशंस का, है ना? अपने हम लोग एंग्री हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम वी शुड बी मोर रैशनल, हमें अपने फेलो सिटीजन्स के बारे में भी सोचना चाहिए। डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ की हम लोग बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट की बात करते हैं, उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, तभी तो जाके चीज़ें बेटर होंगी, है ना? तो मोर डिवीज़न एंड रिफ्ट may lead to destabilization in the society and we must avoid that। तो ये जो है इन्होंने यहाँ पे कुछ कहा है और यहाँ से क्वेश्चन भी लिख सकते हैं हम लोग। एडवेंट ऑफ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया इज नॉट एबल टू रीच टू इट्स फुल पोटेंशियल एज एक्सपेक्टेड, कमेंट 150 वर्ड्स 10 मार्क्स। मतलब इंडिया में जब डेमोक्रेसी आई आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना हम लोग अचीव नहीं कर पाए हैं। दैट इज़ द क्वेश्चन एंड यू नीड टू आंसर इन 150 वर्ड्स 10 मार्क्स। सो दोस्तों ये अच्छा आर्टिकल लगा था मुझे, तो बड़ा मज़ा आया इसको पढ़ने में, इसको बनाने में भी काफ़ी मज़ा आया, ठीक है? तो आप इसको क्लियरली देख सकते हो और अगर आपके पास समय मिले तो आप डेफिनेटली ये आर्टिकल भी पढ़ सकते हो। हालांकि इस आर्टिकल में मैंने कुछ जो पॉलिटिकल चीज़ें थी उनको हटाने की कोशिश किया है, बट फिर भी अगर थोड़ा सा रह गया होगा तो उसमें ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बिकॉज मिस्टर जो हरबंस मुखिया जी हैं, ही इज़ क्वाइट क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे, तो इसीलिए मैंने वो चीज़ थोड़ी यहाँ से हटा दिया था, ठीक है? मोटी मोटी चीज़ें एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हैं वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो ये हैं पूरे के पूरे आर्टिकल्स। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक ज़रूर किया करो यार, ठीक है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो, अटेंडेंस वगैरह ज़रूरी है, हाय हेलो राम राम नमस्ते कुछ तो कर दिया करो यार, कम से कम कमेंट सेक्शन में पता चलना चाहिए, ठीक है, कि आप देखते हो एनालिसिस। तो भाई चलो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। कल मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ।